Hello, my dear 10th board aspirants. My name is Neha Sachdev and I wholeheartedly welcome you all to Definite Success पाठशाला। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारी डीपीपी के सोल्यूशन बेस्ड ऑन चैप्टर 3 के बाद जो आपको दो पोएम्स गिवन है, उसमें से सेकंड पोएम जिसका टाइटल है द बॉल पोएम। आई होप पोएम बहुत अच्छे तरीके से वर्ड टू वर्ड समझ में आ गई है, बिकॉज इसको बहुत ही अमेजिंग पोएट दैट इज जॉन बेरेमन ने कंपोज किया था। इसके बाद हमने सारे क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस कर लिए हैं। अब आई होप कोई भी डिफिकल्टी नहीं आई होगी और डीपीपी में जो क्वेश्चंस मैंने आपको लिंक में दिए थे दैट ऑल्सो वर क्वाइट ईजी। तो अब फटाफट से देख लेते हैं कि आपने कैसे उनको सॉल्व करा और कितने सही तरीके से उनको सॉल्व करा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे डीपीपी के पहले क्वेश्चन की तरफ फ्रॉम द कैटेगरी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। So first one is which of the following statements is or are correct in reference to the ball? So ball के reference में कौन कौन से statement correct हैं? The boy finds his fall after a couple of hours. The boy has many other balls to play with. The poet brings the ball out of water and gives it to the boy. हमें क्या बताना है इसमें, ध्यान दीजिए। ऐसे नॉट ट्रू वाले भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एमसीक्यूज में, तो हमें यहाँ पे कौन सा बताना है, विच इज या विच आर करेक्ट वाला बताना है। एक भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकते हैं, लेकिन सही बताना है। ऑप्शंस हमें मल्टीपल वाले भी दिए हुए हैं, ठीक है। चलिए, The boy finds his ball. The boy finds his fall after a couple of hours. कुछ घंटों के बाद उसको बहुत सैड डिप्रेसिंग लगता है, कुछ घंटों के बाद या इमीडिएटली जैसे ही वो देखता है कि बॉल चली गई है। सो दिस इज नॉट वेरी करेक्ट, राइट। द बॉय हैज मेनी अदर बॉल्स। लड़के के पास बहुत सारी और ऑप्शंस हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। द पोएट ब्रिंग्स द बॉल आउट ऑफ वाटर एंड गिव्स इट टू द बॉय। नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करते, क्योंकि उसको एक लेसन, एक सबक सिखाना चाहते हैं लाइफ का। तो सबक नहीं, बट एक लेसन, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से एक्वाइंट कराना चाहते हैं। द पोएट गिव्स हिज बॉल टू द बॉय। पोएट वो जो लड़की की बॉल है उसको वापस दे देते हैं। नो, द बॉय इज वेरी सॉरोफुल टू लॉस हिज बॉल। यस, लड़का बहुत उदास है अपने इस बॉल के लॉस से। द बॉय रन्स आफ्टर हिज बॉल टू सेव इट बट फेल्स। यस, द पोएट रिकग्नाइजेस हिमसेल्फ एज एन एडल्ट नॉट अ यंग बॉय। और पोएट रिकग्नाइज करता है कि मैं वो छोटे बच्चा जैसा नहीं हूँ, मैं एक मैच्योर इंसान हूँ, तो मुझे उसको दूसरी बॉल नहीं ला के देनी है, ना मुझे कुछ उसको मनी देनी जिससे वो दूसरी बॉल खरीद सके, बिकॉज मेरे को उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास कराना है। सो पोएट काफ़ी मैच्योर है, ही रिकग्नाइजिंग हिमसेल्फ एज एन एडल्ट। चलिए, तो हमें क्या समझ में आ गए हैं, कुछ सही आ गए हैं और कुछ गलत है। तो 5, 6, 7 हमने देख लिए थे। 5, 6, 7 हमें जस्टिफाई हो रहे थे, 1, 2, 3, 4 जस्टिफाई नहीं हो रहे थे एज पर द पोम। फटाफट से राइट आंसर को अप्रोच कर लेते हैं और ज़्यादा इसमें कोई डाउट नहीं है। एक बार चाहें तो और फटाफट मेरे साथ देख लो। द बॉय फाइंड्स हिज फॉल आफ्टर कपल ऑफ आवर्स, नहीं जस्टिफाई हो रहा। फॉल होता है उसका, बट नॉट आफ्टर कपल ऑफ आवर्स, दिस वॉज इमीजिएट। The boy has many the balls. No, होंगी बहुत सारी, हमें क्लियर नहीं था, ठीक है। हमें बताने विच इज करेक्ट, तो ये करेक्ट है कि बहुत सारी हैं या एक ही थी, उसका ऐसा नहीं था, बट हाँ इसके साथ उसकी यादें जुड़ी हुई थी। सो दिस इज डाइसी है, तो हमने इसको इग्नोर कर दिया। द पोएट ब्रिंग्स द बॉल आउट। पोएट लेके नहीं आते हैं, बॉल नहीं देते हैं, पोएट्स नहीं देते हैं उसको बॉल, ठीक है। तो 3, 4 भी जस्टिफाई नहीं हो रहा, सिर्फ 5, 6, 7 जो ऑप्शन सी में क्लियर है ये, ठीक है। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं हमारा राइट आंसर कौन सी ऑप्शन है। Of course, that is option number C. Answer is C, जहाँ पे हमें 5th, 6th और 7th जो 3 statements हैं, they are absolutely correct. ठीक है, हेड करते हैं सेकंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरफ। द फ्रेज एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस इन द बॉल पोएम मीन्स व्हाट। तो एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस क्या बोला गया, बहुत जो गहरा लॉस है, एक ऐसा लॉस जिसको कभी भी कंपनसेट नहीं किया जा सकता, जिसको ओवरकम करना काफ़ी मुश्किल होता है। सो कॉन्ट्रास्टिंग आइडिया बता रहा है, अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम या नेचर ऑफ लॉस है, नन ऑफ द अबव। तो एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस क्या है, ये जो भी लॉस होता है ऐसा ही होता है ना, इसी को तो लॉस बोला जाता है भाई। वो जो चीज़ एक बार चली गई वो लौट के नहीं आ सकती है, दिस इज वॉट
what the nature of loss is, और हमें इससे overcome करना है, आगे बढ़ना है. This is what we have to understand. So the phrase epistemology of loss जो पॉल पोम में हमें बताया गया था, हमने word to word भी जब इसको पोम को डिस्कस करा था तब भी हमने बहुत अच्छे से समझा था. The phrase epistemology of loss in the Ball poem means the nature of loss. यही तो मीनिंग है इसका, यही तो नेचर है लॉस की. हमने पोम में भी चेक करा था, एनसीईआरटी सॉल्यूशन में भी एक क्वेश्चन आया था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉस एंड व्हाट इज इट्स नेचर. तो वहां पर भी हमें बहुत अच्छे से ये पॉइंट जस्टिफाई हुआ था, एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस. आई होप इट इज वेल अंडरस्टूड. चलिए हेड करते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ. What should we learn from the Boyle poem? हमें इस Boyle poem से क्या सीखने को मिला, हमें क्या सीखना चाहिए. हमने पूरी पोएम देखी कि पोएट कैसा बिहेव करता है, यंग बॉय कैसा बिहेव करता है, कैसे उसने चीज़ों को सीखा, उसने कैसे अपनी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझा. सो व्हाट शुड वी लर्न फ्रॉम दिस Boyle poem? हमें क्या सीखना चाहिए, हमें क्या लेसन लेना चाहिए इस पोएम से. इन शॉर्ट व्हाट should be the learning outcome from this poem? That we should be careful, कि हमें केयरफुल होना चाहिए. अगर वो बहुत केयरफुल होता तो जो होना है वो तो होता ही होता, जो लिखा है वो तो होगा ही होगा. ठीक है, अगर हम मटेरियलिस्टिक चीज़ का थोड़ा बहुत आप बोल सकते हो केयरफुल हो सकते, बट व्हाट अबाउट ह्यूमन लाइफ? आप किसी की जिंदगियों पर तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, आप कितने भी केयरफुल हो जाओ, बिकॉज दैट इज ऑल इन गॉड्स हैंड. ठीक है, सो दिस डजंट साउंड वेरी रेलिवेंट. नेक्स्ट बी थिंग्स वंस लॉस्ट कैन नॉट बी फाउंड. एक बार अगर कोई चीज़ गुम जाए तो कभी दोबारा नहीं मिलती, कभी कभी तो मिल जाती है. ओके, लाइफ इज़ वेरी लॉन्ग, लाइफ बहुत लंबी, ये तो बिल्कुल भी नहीं पता, इट इज़ ऑल आउट ऑफ द वे. नेक्स्ट देखते हैं, गेन एंड लॉस आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन. एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, कुछ खोया तो कुछ पाया. यस, अगर आपको कुछ मिलता है, अगर आपको प्लेजर मिलता है, अगर आप इमोशन डेवलप करते हो, अगर आप एक बॉन्ड डेवलप करते हो किसी चीज़ के साथ, आप हैप्पी मोमेंट्स डेवलप करते हो, क्रिएट करते हो, तो उसके साथ साथ कुछ समय बाद वो लॉस भी है जिसको आपको एक्सेप्ट करना होता है. तो कुछ गुड और कुछ बैड ऑफ कोर्स. हाँ, और अगर ये और आगे हम चलें तो देखें, तो अगर कुछ कुछ हमने लॉस करा है, कुछ हमसे अगर दूर हुआ है, कुछ अलग हुआ है, छीना है, कुछ खत्म हुआ है, तो हमें कुछ नई चीज़ भी तो मिलती, तो कुछ खत्म हुआ और कुछ मिला हमें. सो ये लाइफ इज़ ऑल अबाउट गुड एंड बैड, लाइफ इज़ ऑल अबाउट हैप्पी एंड सैड. ठीक है, तो गेन एंड लॉस आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन. ये बहुत अच्छे से हमें सीखने को मिला इस पोएम से, जिसको कंपोज किया जॉन बेरीमैन ने. चलिए फटाफट से हेड कर लेते हैं राइट आंसर की तरफ. एब्सोल्युटली करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी. Head with the next question, question number 4. In the Ball poem, the ball is a symbol of what? इस Ball poem में बॉल किसका सिंबल है? क्या बॉल मटीरियलिस्टिक गेन, मटीरियलिस्टिक थिंग्स नहीं बोला, मटीरियलिस्टिक जो गेन्स होते उसका सिंबल है, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ का सिंबल है, बॉयज नेचर, लड़के की नेचर है बॉल. नो नो नो, गुम जाता है फिर मिल जाता है, कभी नहीं मिलता. नो, प्लेइंग विद टॉयज, ये बॉल इसका सिंबल है. और एलिमिनेशन से भी देखें तो बॉयज नेचर, प्लेइंग विद टॉयज तो बिल्कुल जस्टिफाई नहीं हो रहा. और मटेरियलिस्टिक थिंग्स भी होता तो हम समझ लेते, बट मटेरियलिस्टिक गेन की बात करिए, कोई प्रॉफिट्स की बात नहीं करी गई इस पूरी पोएम में. तो तीनों ही एक तरीके से जस्टिफाई नहीं हो रहे हैं. एलिमिनेशन से एक ही समझ में आ रहा है, और हमने पढ़ा भी था बॉल किसका सिंबल है, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ. लाइफ में जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, उनको सिग्निफाई करे. बिकॉज जो बहुत बिलव्ड चीज़ें होती हैं, बिलव्ड रिलेशंस होते हैं, लोग होते हैं, वो हमसे दूर चले जाते हैं, और फिर हम कुछ भी कर लें वो लौट के नहीं आते. और यही चीज़ को हमें सेंस करना है, हमें समझना है, और इन चीज़ों से ओवरकम करना और लाइफ में आगे मूव करना है. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट द बॉल पोएम टीचेस डियर 10th क्लास एस्पिरेंट्स. ठीक है, चलिए फटाफट से राइट आंसर बी ऑप्शन को चेक कर लेते हैं. Here we go, well justified. In the ball poem, the ball is a symbol of important aspects of life. समझ में आ गया. चलिए हेड करते हैं हमारे नेक्स्ट 5th क्वेश्चन की तरफ फ्रॉम द सेम कैटेगरी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. सो
Literal and metaphorical meanings of the ball poem are given below. Choose the correct option. अब literal और metaphorical होता क्या है पहले तो ये समझो. तो literal मतलब ball poem से हमें meaning of yes the ball poem are given below. Literal meanings हाँ. Literal meaning जो actually जो word हमें convey करता है that is literal meaning. तो ball का मतलब एक ball होती है खेलने वाला toy और ball poem में हाँ जो toy ball है वो छोटे बच्चे की घूम जाती है, पानी में चली जाती है और वो चाह के भी उसको लौट के नहीं ले सकता. सो उसने ये सीखा. ये लिटरल हुआ. मेटाफोरिकल तो यहाँ पे बॉल क्या बता रहा है कि लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आएंगी जो आपकी बहुत बिलव्ड होंगी, बहुत क्लोज होंगी, वो आपसे एक दिन दूर जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, आपको लॉस होगा उन चीज़ों का और आपको उससे ओवरकम करें. तो मेटाफोरिकली हमने ये सीखा, लिटरली हमने यही देखा. और मेटाफोरिकली मेटाफर होता क्या है? तो मेटाफर इज अगेन अ फिगर ऑफ स्पीच, एक पोएटिक डिवाइस, एक लिटरेरी डिवाइस है जहाँ पे हम एज और लाइक का यूज़ नहीं करते, इनडायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं दो चीज़ों का. ठीक है. सो दिस इज व्हाट मेटाफर इज. उसी से हमने निकाला मेटाफोरिकल मीनिंग क्या होता है. तो वर्ड बॉल तो बोल रहे हैं लेकिन बॉल क्या सिग्निफाई कर रहा है हमें ये समझ में आया. तो दैट इज मेटाफोरिकल मीनिंग. ठीक है. चलिए फटाफट से रीड कर लेते हैं. सो लिटरल इट इज अ सोलफुल पिक्चर ऑफ लिटिल बॉयज ग्रोइंग अप एंड लर्निंग टू डील विद द लॉस ऑफ द फर्स्ट इन हिज पोजीशन. तो ये जो लिटरल मीनिंग है इस बॉल पोएम का दैट इज़ एक बहुत सोलफुल पिक्चर है एक छोटे से लड़के की. वो इज़ ग्रोइंग अप, जो अब मेच्योरिटी की तरफ जा रहा है, एडल्टहुड में जा रहा है और सीख रहा है टू डील विद द लॉस कि जो भी उसकी लाइफ में लॉस आएंगे उनको कैसे फेस करना है, उनसे कैसे कोप अप करना है एंड मूव इन द लाइफ ऑफ द फर्स्ट इन हिज पोजेशन. अब उसकी लाइफ में जो भी लॉस हुआ है वो पहले लॉस को, जो उसका पहला पोजेशन था उसके लॉस से वो कुछ सीख रहा है, उससे वो मेच्योर हो रहा है और अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लाइफ में आगे मूव कर रहा है. मेटाफोरिकल अगर हम बोलें सो इट इज स्टोरी ऑफ मैनकाइंड लर्निंग टू डील विद द लॉस ऑफ देयर लव थिंग्स और पीपल. और मेटाफोरिकली देखें तो ये सभी लोगों के साथ बिल्कुल एप्ट है कि सिर्फ छोटे बच्चे, यहाँ पे छोटा बच्चा बोला लिटरली, बट मेटाफोरिकली वो पूरी ह्यूमैनिटी को बोलना चाह रहे हैं कि हर ह्यूमन लाइफ में मैनकाइंड इज लर्निंग टू डील विद द लॉस ऑफ देयर लव्ड थिंग्स, चाहे वो लोग हों चाहे वो चीज़ें होंगी. ठीक है. तो ये हमें मेटाफोरिकली समझ में आ रहा है फ्रॉम दिस पोएम. अब क्वेश्चन क्या है वो देखना है. सो क्या बताना है हमें? लिटरल मेटाफोरिकल मीनिंग ऑफ द बॉल पोएम आर गिवन बिलो. चूज द करेक्ट ऑप्शन. हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करनी है. ओनली वन इज करेक्ट, ओनली टू इज करेक्ट, बोथ वन एंड टू आर करेक्ट, नाइदर वन नॉट टू. सो बोथ वन एंड टू आर करेक्ट. बिल्कुल वन भी बिल्कुल सही है. लिटरल मीनिंग समझ, ओह वेयर आई वेंट. सो लिटरल बिल्कुल सही है, मेटाफोरिकल बिल्कुल सही. सो बोथ वन एंड टू दोनों बिल्कुल सही हैं. चलिए फटाफट से आंसर देख लेते हैं. बोथ वन एंड टू आर एब्सोल्युटली करेक्ट. लिटरली भी हमने देख लिया, मेटाफोरिकली भी हमने देख लिया है. ठीक है. चलिए हेड करते हैं हमारे नेक्स्ट कैटेगरी दैट इज एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस की तरफ और उसके पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. Where is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go, merrily bouncing down the street and then merrily over. There it is in the water. Oh, पढ़ ली हमने. ठीक है. अब मेंशन द सिचुएशन दैट कॉरेस्पॉन्ड्स टू द इमोशन बिहाइंड द एक्सक्लेमेशन मार्क इन द पोएम. तो हमें वो सिचुएशन को जो कॉरेस्पॉन्ड करती टू द इमोशन बिहाइंड द एक्सक्लेमेशन मार्क इन द पोएम. तो एक्सक्लेमेशन मार्क के पीछे जो इमोशन है हमें वो बतानी है. ठीक है. सो एक्सक्लेमेशन मार्क किसका होता है? ये एक्सक्लेमेशन मार्क. ओह देयर इट इज इन द वाटर. वो इतनी दूर चली गई, मैं चाह के भी उसको नहीं लौट के ला सकता हूँ. तो इसके पीछे क्या है? सो मेंशन, वो सिचुएशन मेंशन करनी है जो कॉरेस्पॉन्ड करता है इस इमोशन को बिहाइंड द एक्सक्लेमेशन मार्क्स इन द पोएम. चलिए फटाफट से देख लेते हैं. सो आई डोंट नो वेयर आई हैव प्लेस्ड माय आईडी कार्ड. लेट मी चेक द बैग वंस मोर.
फाइनली, ओह मुझे बॉल घूमते घूमते पानी में चली गई, मुझे दिख रही है कहाँ है, लेकिन फिर भी मैं उसको ला नहीं सकता हूँ। लॉस है लाइफ में, हमारे सामने सामने चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, दूर चली जाती हैं, लेकिन हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज जो चीज़ें गुम हो जाती हैं उनको हम लौट के नहीं ला सकते। दिस इज़ द नेचर ऑफ लॉस, ठीक है। सो आई डोंट नो, अब इसका जो सिचुएशन हमने मेंशन करी इस इमोशन से रिलेटेड, दैट कुड बी कि मैंने अपना आईडी कार्ड कहीं रखा है, आई डोंट नो वेयर, लेट मी चेक द बैग, मुझे एक बार मेरा बैग चेक करने दिया। फाइनली, ओह फाइनली मुझे कहीं वहीं कोने पे दिखा मिल गया है, राइट। चलिए हेड करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द पोएम बिगिंस विद अ क्वेश्चन, बेस्ड ऑन योर रीडिंग ऑफ द पोएम स्टेट व्हाट द स्पीकर इज डूइंग। अब ये पोएम शुरू होती है एक क्वेश्चन के साथ। सो रीडिंग की बेसिस में जो हमने पोएम को रीड करा और समझा है, स्टेट व्हाट द स्पीकर इज डूइंग, हमें बताना है कि स्पीकर क्या कर रहा है। ओके, based on the poem, it can be said that the poet is thinking to himself. इस poem की बेस में जो फर्स्ट लाइन थी, जब आपने ध्यान दिया होगा, सॉरी आपने अगर ध्यान दिया होगा पोम में, तो पोम स्टार्ट हो रही है क्वेश्चन से। ओ वो बॉल उसकी जब चली जाती है, उससे दूर चली जाती है, तो अब वो लड़का व्हाट इज टू डू, वो क्या करेगा, तो इट्स स्टार्ट्स विद अ क्वेश्चन मार्क। सो बेस्ड ऑन द पोम इट कैन बी सेड द पोएट इज थिंकिंग टू हिमसेल्फ, ही इज थिंकिंग टू, वो खुद से सोच रहे हैं, वो खुद से बात कर रहे हैं कि शुड आई इंटरवीन, क्या मैं उसमें इंटरफेयर करूँ और मैं उसको नई बॉल ला दूँ, या मैं उसको कंसोल करूँ कि या बेटा कोई बात नहीं, चली गई दूसरी मिल जाएगी, मैं तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे दे दूँगा, तुम दूसरी ले आना। नहीं, ले, खुद से बात करें, खुद से सोच रहे हैं। सो राइट आंसर इज है इन फ्रंट ऑफ यू। हेड करते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। द एक्सट्रैक्ट सजेस्ट दैट द पोएट इज एन ऑनलूकर ऑब्जर्विंग, अ पेरेंट recounting the incident, the boy talking about himself or imagining the incident। तो इस extract के हिसाब से what does this extract suggest that the poet किस टाइप के हैं, एक बार extract को अच्छे से पढ़ लेते हैं so that अच्छे समझ में आ जाए। Who is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over and there it is in the water। So यहाँ पे what is the boy, अब वो बेचारा क्या करेगा जिसकी अभी अभी बॉल घूम गई, वो क्या करेगा, मैंने उसको अभी अभी देखा है कूदते हुए, इसके सामने सामने चली गई है और पानी में। तो what is the poet now? पोएट क्या समझ में आ रहा है, एक ऑन गोइंग लुकर है, ऑन लुकर ऑब्जर्विंग है कि मतलब दूर से खड़े चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं और कहीं इंटरफेयर नहीं करना चाहते हैं। एक पेरेंट है हु इज रिकाउंटिंग द इंसिडेंट, एक मामा पापा के पर्सपेक्टिव से अगर देखें जो पूरे इंसिडेंट को समझ रहे हैं, उसको फिर से देख रहे हैं। या द बॉय टॉकिंग अबाउट हिमसेल्फ, लड़का खुद, ये तो बिल्कुल भी नहीं है बिकॉज यहाँ पे पोएट ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिखा व्हाट इज ही टू डू, तो ये क्यों बोला है इससे समझ में आ रहा है व्हाट इज ही टू डू, तो ही कौन है, पोएट अब देख रहे हैं और बोल रहे हैं वो क्या करेगा, ठीक है। सो पोएट के वो इज द बॉय नाउ, अब वो बेचारा लड़का क्या है, उसकी क्या रह गई, उसकी बॉल चली गई, उसका एक बिलव्ड चीज उससे दूर होगी, तो वो क्या है, अकेला ही क्या ही कर लेगा, तो ये पोएट देख रहे हैं, ठीक है। तो ये ही बॉय जो लिखा इससे समझ में आ रहा है पोएट इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम ये तो बहुत अच्छे से बता सकते हैं कि द बॉय टॉकिंग अबाउट हिमसेल्फ तो नहीं है, इमेजिनेशन नहीं कर रहे हैं बिकॉज वो एक्चुअली में हुआ है। सो क्या वो ऑन लुकर ऑब्जर्विंग है या फिर पेरेंट हु इज रिकाउंटिंग द इंसिडेंट। तो फटाफट से बताइए इस एक्सट्रैक्ट से हमें पोएट के बारे में क्या समझ में आता है कि वो देख रहे हैं, चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं, इस इंसिडेंट से वो कुछ बच्चे को ऑटोमेटिकली वो चाहते हैं वो नेचुरली इस ये जो नेचर का जो फिनोमेनन है, लॉस की जो नेचर है वो उसको खुद से समझ में आ जाए। चलिए, सो इज ऑफ कोर्स एंड ऑन लुकर ऑब्जर्विंग बिकॉज वो उसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि कुदरत खुद उसको समझाए और वो खुद से इस लॉस नेचर के इस लॉस को, या ये जो लॉस का जो नेचर है, कुदरत की जो चीज़ लॉस या फिर लॉस की जो फितरत है, नेचर जो है, वो खुद से सीखे। सो द पोएट इज एन ऑन लुकर ऑब्जर्विंग, वो दूर से खड़े चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं विद
without having any interference into the matter. ठीक है, चलिए, well justified. हेड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. What does the poet seem to have indicated? The merry bouncing of the ball too. The merry bouncing of the ball, बॉल हंसते खेलते कूदते कूदते पानी में चली गई है. तो इसको किससे इंडिकेट कर रहे हैं हमारे पोएट? The poet seems to have indicated the merry bouncing of the ball to contrast with the dejected feeling of the boy. बॉल जितना खुश हो गया पानी की तरफ जाती जा रही है, लड़का उतना ज्यादा उदास होता जा रहा है. मतलब बॉल की हंसी दिखाई गई, मेरली बाउंसिंग, मेरी मतलब बहुत हैप्पीली बाउंस कर रही है और पानी में लुढ़क गई और लड़का उतना ही जोर से उदास हो रहा है और दुखी होता जा रहा है अपनी बॉल को अपने से दूर जाते और फाइनली वो पानी में चली जाती है और वो और उदास हो जाता है. ठीक है, सो मेरली बाउंसिंग ऑफ द बॉल, इसको कंट्रास्ट किया गया है विद द डिजेक्टेड फीलिंग, विद द सैड, विद द सॉरो फीलिंग ऑफ द बॉय, लिटिल बॉय एक्चुअली. चलिए, हेड करते हैं हमारे सेकेंड एक्सट्रैक्ट की तरफ. Money is external. He is learning well behind his desperate eyes the epistemology of loss, how to stand up, knowing what every man must one day know, and most know many days how to stand up. अब यहाँ पे ये हम पोम को तो वर्ड टू वर्ड पढ़ चुके हैं, तो अब देखते हैं कि इसकी बेस पे कौन सा पहला क्वेश्चन है. द पोएट सेज मनी इज एक्सटर्नल. व्हाट डज इट मीन इन दिस एक्सट्रैक्ट? यहाँ पे क्या बोला है? मनी इज एक्सटर्नल, ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आई, कि उसकी मनी, पैसा तो एक सेकेंडरी चीज़ है. ये इससे हम नहीं बोल सकते कि हम पैसा दे देंगे तुम दूसरी, बिकॉज इट्स नॉट अ मैटर. बात हो रही है फीलिंग्स की, इमोशंस की, कनेक्टिविटी की, बॉन्ड की, उन चीज़ों की बात हो रही है, मेमोरीज की बात हो रही है. तो ये पैसा कहाँ आ गया? सो मनी हेल्प्स अस परचेज मटेरियल्स दैट मेक लाइफ वर्थ लिविंग. ये बात बिल्कुल सही है, बट कॉन्टेक्चुअली ये बात कितनी सही जा रही है? नॉट right. Money promotes materialism and hunger for power among youngsters. B point क्या बोल रहा है? Money promote करती है materialism. It means money promotes materialism. Money, आपके पास अगर पैसा है तो ये किस चीज़ को प्रमोट कर रहा है कि आप ये भी खरीद सकते हो, बड़ी गाड़ी खरीद सकते हो, बड़ा बंगला खरीद सकते हो, लाइफ की सारी लग्जरीज खरीद सकते हो, जो भी ऑब्जेक्ट्स है जिनको खरीदा जा सकता है पैसों से, आप वो कर सकते हो. सो मनी प्रमोट्स मटीरियलिज्म एंड हंगर फॉर पावर अमंग यंगस्टर्स. एंड मनी जो है वो क्या है? दैट इज द हंगर फॉर पावर अमंग यंगस्टर्स में. सो दिस इज अ हंगर फॉर पावर, कि मेरे पास ज़्यादा पैसा तो मैं ज़्यादा ताकतवर हूँ और तू क्या लगता है मेरे सामने. सो दिस इज वॉट. तो क्या ये कुछ सेंस हमें पोम में कन्वे किया जा रहा है? नॉट एट ऑल. सो दिस इज समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स. थर्ड चेक करते हैं. मनी ओनली इम्पैक्ट्स अ पर्सन्स एक्सटर्नल एनवायरमेंट. मनी सिर्फ एक इंसान के एक्सटर्नल एनवायरमेंट को इम्पैक्ट करता है, इंटरनल एनवायरनमेंट को नहीं करता. हाँ, काफ़ी हद तक ये सही है, बट अगर हम देखें इस सेंस में जो यहाँ पे हमें एक्सट्रैक्ट दे, द मनी इज एक्सटर्नल, थोड़ा आगे पीछे का पढ़ते हैं तो आई होप आपको समझ. मनी इज एक्सटर्नल, ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट eyes the epistemology of loss, how to stand up, knowing every man must one day know, and most know many days how to stand up. तो यहाँ पे क्या बोला? पैसा कुछ भी नहीं कर सकता. इट ओनली इम्पैक्ट्स अ पर्सन्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. वो सिर्फ इंसान के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट करते हैं. बात सही है, बट क्वांटिक्चुअली 100% जस्टिफाई नहीं हो रही. लेट्स गो विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट और द मोस्ट नियरेस्ट ऑप्शन. तो वो देखते हैं डी वाला. मनी बाइज मटीरियलिस्टिक थिंग्स एंड कैन बी अर्नड अगेन व्हेन लॉस्ट. तो यहाँ पे बोला है मनी जो है जिससे आप मटीरियलिस्टिक चीज़ें ले सकते हो. आपका पैसा तो आप कुछ भी ले सकते हो, आप बॉल भी ले सकते हो, आपकी कोई बड़ी चीज़ भी खो जाए, गुम जाए, खराब हो जाए, टूट जाए, अलग हो जाए, वो भी ले सकते हो. लेकिन आप क्या मनी से किसी इंसान को जिंदा कर सकते हो, किसी को ठीक कर सकते हो, किसी के अंदर प्यार भर सकते हो, नफरत दूर कर सकते हो पैसों से? ये सब नहीं कर सकते. सो मनी बाइज मटीरियलिस्टिक थिंग्स एंड कैन बी अर्नड अगेन व्हेन लॉस्ट. तो यही बताया, मनी से आप सिर्फ मटीरियलिस्टिक चीजें ले लोगे, लेकिन जो फीलिंग्स, जो इमोशंस, जो मेमोरीज वो जुड़ी हुई हैं, उनको नहीं खरीदा जा
सकता। तो मनी इज जस्ट एक्सटर्नल, इससे इनर फीलिंग्स को, इमोशंस को नहीं खरीदा जा सकता। दिस इज एग्जैक्टली एंड परफेक्टली जस्टिफाइड फ्रॉम द फ्रेज मनी इज एक्सटर्नल। चलिए फटाफट से राइट आंसर को चेक कर लेते हैं। द पोएट सेज मनी इज एक्सटर्नल, इट मीन्स मनी बाइज ओनली मटेरियलिस्टिक थिंग्स एंड कैन बी अर्नड अगेन व्हेन लॉस्ट। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए हेड करते हैं इस एक्सट्रैक्ट के सेकंड क्वेश्चन की तरफ। What does the boy learn by losing the ball according to the extract? एक्सट्रैक्ट के हिसाब से लड़का क्या सीखता है जब अपनी बॉल को वो खो देता है? तो क्या क्या सीखता है एक्सट्रैक्ट, देख लेते हैं पहले बेटा। He is learning well behind his desperate eyes the epistemology of loss, how to stand up, knowing what every man must one day know, and most know how many days how to stand up. तो वो अब इस epistemology of loss, वो लॉस की इस नेचर को सीख रहा है और लॉस से कैसे ओवरकम करना है, कैसे इसको कोप अप करना और फिर से खड़े होके लाइफ में मूव करना है, ये सीख रहा है वेरी इंपॉर्टेंटली। या बोल सकते दिस इज द नेचर ऑफ लॉस। नाउ हेड करते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन। व्हाट डज अ बॉय लर्न बाय लूजिंग द बॉल अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट? लॉस इज द अनअवॉइडेबल ट्रूथ ऑफ लाइफ। लॉस एक ऐसा अनअवॉइडेबल ट्रूथ ऑफ लाइफ है जिसको जितना भी चाहो आप अवॉइड नहीं कर सकते। वो लॉस हो गई। लाइफ इज ऑल अबाउट गेन्स एंड लॉस, लॉसेस एंड गेन्स। तो लॉस तो इनएविटेबल पार्ट ऑफ लाइफ है, कहाँ बचोगे बेटा। लाइफ जिंदगी का, लॉस जिंदगी का कड़वा सच है। मटीरियल ऑब्जेक्ट्स कैन बी रिप्लेस, मटीरियल ऑब्जेक्ट्स को रिप्लेस किया जा सकता है, ये समझ में आ रहा है? नॉट एग्जैक्टली, बिकॉज ये हमें क्वेश्चन था कि व्हाट डज बॉय लर्न, तो क्या बॉय ये सीख रहा है मटीरियल ऑब्जेक्ट कैन बी रिप्लेस? नो, ये नहीं सीख रहा। मनी बाइज हैप्पीनेस, ये भी नहीं सीख रहा है। लॉसेस इन लाइफ कैन बी प्रिवेंटेड विद केयर, क्या ये सीख रहा है कि लाइफ में जो भी लॉस होते हैं उनको अगर हम ध्यान से केयर करें तो उनको रोका जा सकता है? नो, नॉट एग्जैक्टली। लाइफ कॉन्टिन्यूस डिस्पाइट लॉसेस, कि जिंदगी तो चलती रहेगी, कितने भी खुशी कितने भी गम आए लेकिन लाइफ रुकेगी नहीं। किसी के हमने देखा होगा हमारी फैमिली में भी कितने बिलव्ड की डेथ होती है, इधर उधर किसी की डेथ होती है, बट जिंदगी रुकती नहीं है, बाकी लोगों की चलती ही जाती है। ठीक है, सो लाइफ कॉन्टिन्यूज डिस्पाइट लॉसेस, ये बिल्कुल सही है। लॉस इज द अनअवॉइडेबल ट्रूथ ऑफ लाइफ, ये भी बिल्कुल सही। तो जरा देख लेते हैं कि हमें ऑप्शंस क्या क्या दिए हैं। 1, 2 and 5, 2, 4, 1, 3, 5। 1, 2 and 5 देख लेते हैं। मटीरियल ऑब्जेक्ट्स को रिप्लेस किया जा सकता है। हाँ, लॉस इज द अनअवॉइडेबल ट्रूथ ऑफ लाइफ, ये बिल्कुल सही है। 1 सही है, 5 सही है। तो एलिमिनेशन से देखते हैं ये 1 और 5 कहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे 1 और 5 आ रहा है, यहाँ पे 2, 4 आ रहा है, नहीं सिर्फ 1 आ रहा है, सिर्फ 3 और 5 आ रहा है। तो एक बार 2 और 3 पे थोड़ा सा गौर फरमा लेते हैं कि इनमें से कौन सा रेलेवेंट लग रहा है, क्योंकि 1 और 5 तो 100% करेक्ट है। आप 2 और 3 को थोड़ा सा देख लेते हैं। मनी बाइज हैप्पीनेस, पैसों से आप खुशियां ला सकते हो? बिल्कुल भी नहीं ला सकते हो। ठीक है, जो चीज़ चली गई पैसा दो और वो चीज़ आ जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। वो एग्जैक्ट वही चीज़ आ जाए, वो जो गई है वही वाली जो आप इतने सालों से यूज़ कर रहे थे, जो इतना पुराना रिश्ता था वही आए, वो नहीं आएगा। ठीक है, सो इट कैन नॉट बाय हैप्पीनेस, मनी नेवर बाइज हैप्पीनेस। तो ये वाला तो सही नहीं है। सेकंड क्या बोला, मटेरियल ऑब्जेक्ट्स कैन बी रिप्लेस। हाँ, अगर ये है तो इसकी जगह हम दूसरा पेन ला सकते हैं। ये सेम नहीं ला सकते, बट इसको किसी और से रिप्लेस किया जा सकता है। हाँ, ये जस्टिफाइड है। इंसान यंग मैन, हमारा ये यंग बॉय जो था वो ये सीख रहा है। इधर देखते हैं एक्सट्रैक्ट में कहा था, ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आई। वो सीख रहा है, बहुत उदास भरी नजरों से देख रहा है, लेकिन वो चीज़ों को सीख रहा है। क्या? द एपिस्टोमी ऑफ लॉस, हाउ टू स्टैंड अप नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो। कि वो ये समझ रहा है कि हर इंसान को एक ना एक दिन लॉस के बाद तो खड़े होना ही होता है। तो वो सीख रहा है। एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, और बाकियों को काफ़ी दिन पता है कि कैसे खड़े होना है। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो वो कहीं ना कहीं बोल रहे हैं मटीरियल ऑब्जेक्ट्स जो है उनको रिप्लेस किया जा सकता है। सो 1 to 5 रेलेवेंट लग रहे हैं, बिकॉज 2 and 4 नो। सिर्फ 1 तो नहीं है, 3 and 5 भी नहीं है। 1, 3 तो बिल्कुल ही नहीं है, तो ये तो एलिमिनेट कर दिया है। 1 सिर्फ नहीं है, एलिमिनेट है, बिकॉज 1 के साथ 5 तो फॉर श्योर है। और ऐसा कोई ऑप्शन जिसमें 1, 5 एक साथ आ रहा है वो सिर्फ ए ऑप्शन है। तो 2 को भी हम जस्टिफाई कर लेते हैं। एलिमिनेशन से यहाँ पे क्लियर हो गया है दैट 1, 2 and 5 आर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर्स। तो चलिए देख लेते हैं राइट आंसर को। Here we go, well justified. According to the extract, the boy learns the following by losing the ball, by losing the ball. क्या सीखता
सीखता है? लॉस, यहाँ पे ब्रेक आएगा, ठीक है, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो रहा है। बाय लूजिंग द बॉल वो क्या सीखता है? That loss is the unavoidable truth of life. ये तो unavoidable है, कुछ भी कर लो ये तो होगा ही होगा. Material objects can be replaced and life continues despite losses. Thus, 1 to 5 is the correct answer. Well justified. हेड करते हैं हमारे नेक्स्ट कैटेगरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की तरफ, और पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर. What does John Berryman, that is the poet of this poem, want to convey through this poem? John Berryman इस poem से क्या convey करना चाहते हैं? So वो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास आभास कराना चाहते हैं, बच्चे को सिखाना चाहते हैं कि लॉस इज़ द अनअवॉइडेबल पार्ट ऑफ लाइफ. तो आपको ये समझना है कि लॉस आएंगे, आपको इनसे ओवरकम करना और लाइफ में आके मूव ऑन करना है. राइट द सम एंड सब्सटेंस ऑफ द पोम, द बॉल पोम. इसका मतलब भी वही है, सम एंड सब्सटेंस मीन्स ओवरऑल इन टोटलिटी आपने इस पोम से क्या सीखा, क्या समझा. चलिए फटाफट से देख लेते हैं. द पोएट जॉन बेरिमैन through the poem wants to convey the importance of loss and responsibility in life. तो क्या सिखाना चाहते हैं? What is the importance of loss? अगर आपको लॉस नहीं होगा तो आप आगे कैसे जाओगे? आप एक ही चीज़ में हमेशा रह जाओगे. सो लॉस भी बहुत ज़रूरी है अगर आपको कुछ बेटर गेन करना है. सो इम्पोर्टेंस ऑफ लॉस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बताया गया है. बिकॉज तभी ऐसा क्यों पोएट छोड़ देते हैं बच्चे को और उसमें इंटरवीन नहीं करते, इंटरफेयर नहीं करते हैं उस नेचुरल फिनोमिनन में. बिकॉज वो चाहते हैं कि बच्चा खुद से ही लर्न्स बाय हिमसेल्फ द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, कि कैसे इसको ओवरकम करना है और कैसे विथस्टैंड करना है. तो वो खुद से सीखे और इसी तरीके से वो अपनी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी से फेस टू फेस होता है, एक्वेंट होता है, वी कैन से. सो जॉन बेरिमैन इस पोम से कन्वे करना चाहते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या है लॉस की और रिस्पॉन्सिबिलिटी की. We all should learn our responsibility and how to cope up with the loss. The poet also wants us to learn that things will get lost from me to time and money simply cannot replace them all. तो poet भी यहाँ पे हमें बताना चाहते हैं कि लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हमसे दूर होंगी, हमसे अलग जाएंगी, और मनी इट cannot replace them all. हर चीज़ से हम पैसे को रिप्लेस नहीं, पैसे से हर चीज़ को रिप्लेस नहीं किया जा सकेगा. तो इसीलिए हम हमेशा हर चीज़ का रिप्लेसमेंट ना देखें, हम चीज़ों को एज इट इज़ रहने दें और लाइफ में आगे मूव करें कुछ बेटर की तरफ. राइट, चलिए हेड करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ. मनी इज़ एक्सटर्नल. अभी बहुत अच्छे से समझा है. What does the poet mean by this expression? चलिए एक बार और अच्छे से फ्रेम कर लेते हैं. The poet says that money is external to make the boy understand about his responsibility and that the Lewis ये क्या लिखा? Loss, and that the loss is immaterial. By the phrase, the poet means that every loss cannot be replaced by money. Money cannot buy the memories associated with the thing and cannot replace the things that we love. For example, the boy's lost ball. तो यहाँ पे poet क्या बोलना चाहते हैं? मनी एक्सटर्नल है यार, आपकी इंटरनल चीज़ों के लिए पैसा नहीं है कुछ भी. आपकी इंटरनल जो फीलिंग्स हैं, जो दिल में इमोशंस हैं, जो मेमोरीज हैं, जो उसकी किसी चीज़ के साथ स्पेंड किया गया टाइम है, जो आपने इतनी सारी कलेक्शंस करी हैं, वो जो दिल में है उसको मनी कैसे रिप्लेस कर देगा? So money is external, right? It is not internal. So the poet says that money is external to make the young boy understand about his responsibility and that the loss is immaterial. Loss materialistic नहीं है कि बॉल का नुकसान हुआ है, नुकसान उससे जुड़ी हुई फीलिंग्स, इमोशन, मेमोरीज का हुआ है. सो लॉस इज इममटीरियल, इसीलिए तो मनी इज एक्सटर्नल. बाय द फ्रेज द पोएट मीन्स दैट एवरी लॉस cannot be replaced by money. Money तो external है. Then money cannot buy the memories associated with the thing and cannot replace the things that we love. For example, the boy's lost ball. वो particular ball वो कहाँ से लाएगा पैसा? कितना भी पैसा लेगा, वही वाली जिससे इतनी पुरानी used थी, वही used वाली ball कहाँ से आएगी? Materialistic चीज़ें तो फिर भी आ जाएंगी, but feelings, emotions कहाँ से आएंगी? But
ह्यूमन लाइफ का जो लॉस है वो कहाँ से आएगा, ठीक है। सो मनी इज एक्सटर्नल, हेंस प्रूव्ड। चलिए हेड करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाई वाज द बॉय अपसेट ऑन लूजिंग हिज बॉल? तो लड़का क्यों इतना उदास हो जाता है जब उसकी बॉल गुम जाती है? क्योंकि उससे उसकी यादें जुड़ी हुई थी, वो कनेक्ट डेवलप था उसके साथ और वो सारे कनेक्शंस टूट जाते हैं, इसलिए लड़का बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। चलिए, so the boy was upset on losing his ball because it was his valued possession. बहुत ही valued थी बच्चे के लिए। It was a much loved possession which he had since his childhood. It had been with him for a long time and was linked to the memories of the days when he played with it. Now the ball is lost forever for him. He could buy a new ball, but the memories with the lost ball is lost forever. तो यहाँ पे क्या बोला है, लड़का क्यों उदास था अपनी बॉल को खोने पे? सो द बॉय वाज अपसेट ऑन लूजिंग हिज बॉल बिकॉज इट वाज उसकी बहुत ही वैल्यूड पोजेशन थी, उसकी बहुत ही अच्छी चीज़ थी जो उसकी थी, या बहुत ही लव्ड चीज़ थी, वो बहुत उसकी अजीज़ चीज़ थी, बहुत क्लोज थी, जो उसके बचपन से उसके पास वो थी। अब इट हैड बीन विद हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो एक लंबे समय से उसको सहेज के रख रहा था एंड बहुत सारी यादें जुड़ी हुई थी उसके साथ कि कैसे वो बचपन में उसके साथ खेला किया करता था। नाउ जब वो बॉल हमेशा के लिए गुम गई है, ही कुड बाय अ न्यू बॉल, बट नाउ द बॉल वॉज लॉस्ट फॉर एवर फॉर हिम, बट अब वो बॉल हमेशा के लिए गुम गई है और ही कुड बाय अ न्यू बॉल, वो अब सोच रहे कि वो नई भी खरीद सकते हैं, लेकिन व्हाट अबाउट द मेमोरीज, द इमोशंस, द फीलिंग्स जो उस पर्टिकुलर बॉल के साथ जुड़े थे, वो मनी भी नहीं ला सकती। सो द लॉस्ट बॉल इज लॉस्ट फॉरएवर। तो जो बॉल गुम गई थी उसके साथ जो यादें जुड़ी हुई थी, जो इममटीरियलिस्टिक थिंग्स थी, वो कोई नहीं ला सकता, तो वो हमेशा के लिए अब वो गुम गई हैं, वो दूर चली गई हैं, ठीक है। चलिए हेड करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। इफ यू वर द पोएट, अगर आप जॉन बेरीमैन है तो विच टॉय यू वुड यूज इंस्टेड ऑफ अ बॉल, गिव रीजन फॉर योर रिस्पॉन्स। तो आप बॉल की जगह क्या यूज करते और क्यों ही यूज कर लेते, वो रीजन सपोर्ट करना है आपको, ठीक है। चलिए, सो इफ आई वर द पोएट ऑफ, सबसे पहली चीज प्यारे 10th बोर्ड एस्पिरेंट्स गौर फरमाइए, यहाँ पे क्या लिखा है, इफ आई वर द पोएट। ये वर क्यों लिखा जाता है मैंने बहुत बार बताया, मैं यहाँ पे आई के साथ वॉज आता है, आई वॉज गोइंग, आई वॉज प्लेइंग, आई वॉज कमिंग, आई वॉज देयर, लेकिन यहाँ पे वर का यूज क्यों किया है, बिकॉज हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट्स के लिए, हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट्स के लिए, या समथिंग विच इज बियॉन्ड द रियलिटी, कॉन्ट्ररी स्टेटमेंट्स, कॉन्ट्ररी जो सेंटेंसेस होते हैं बियॉन्ड रियलिटी, ऐसा लिख लो, अनट्रू बोल सकते हो, ठीक है। इन सेंटेंसेस के साथ हम वॉस की जगह वर लिखते हैं, क्योंकि वर क्यों यूज करा है, बिकॉज वॉज रियल होगा, आई वॉज, ही वॉज, शी वॉज, लेकिन वर यूज होता है जो नहीं सिचुएशन रियल है, उन अनरियल के लिए हम वर का यूज करते हैं, इसलिए हम प्लूरल सेंस में लेके जाते हैं इसको, ठीक है। दैट्स इट, आई होप ये समझ में आ गया है। सो इफ आई वर द पोएट ऑफ दिस पोम, मैं हूँ तो नहीं, एक्चुअली हकीकत में तो जॉन बेरीमैन है, लेकिन काश मैं होती, विश बताने के लिए भी यूज़ किया जाता है, देखिए, और यहाँ पे लिख लीजिए, विश बताने के लिए ड्रीम्स कॉमा ये, ठीक है, ड्रीम्स, डिजायर्स, ये सब बताने के लिए भी यूज किया जाता है। सो इफ आई वर द पोएट ऑफ दिस पोम, आई वुड हैव यूज्ड अ रिमोट कंट्रोल कार, बिकॉज चिल्ड्रन लाइक बैटरी ऑपरेटेड टॉयज मोर नाउअडेज। तो अगर मैं जॉन बेरीमैन की जगह होती तो मैं ना रिमोट कंट्रोल कार यूज करती, क्योंकि रिमोट कंट्रोल करते करते बॉल बॉल लुढ़कते लुढ़कते पानी में चली गई। सो दैट वुड बी बेस्ट एग्जाम्पल आई थिंक।
अगर मैं जॉन मेरिवन की जगह होती, बट मैं तो नहीं हूँ, मैं पोएट नहीं बन सकी और मैं यहाँ पे आपके सामने खड़ी हूँ। चलिए, वेल जस्टिफाइड, क्वाइट सिंपल एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। हेड करते हैं हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। Recount your reaction to the loss of a favorite object as a very young child. Would you have behaved the same way now? Explain with reason. Okay, तो क्वेश्चन बोल रहा है recount your reaction to the loss of a favorite object. बचपन में जब आप छोटे थे, बचपन में छोटे थे, ओह वाह क्या सेंटेंस बोला है मैंने। चलिए, बचपन में या जब आप छोटे थे तो आपका भी कोई फेवरेट ऑब्जेक्ट रहा होगा, आपकी भी कोई फेवरेट चीज़ रही होगी। तो आपको अपना रिएक्शन यहाँ पे मुझे बताना है कि जब वो चीज़ का लॉस हुआ था, आपकी फेवरेट चीज़ का, तो आपने कैसे रिएक्ट करा था उस पर। वुड यू हैव बिहेव द सेम वे नाउ? क्या उसी तरीके से आप अब भी बिहेव करोगे? आपकी कोई फेवरेट चीज़ आपसे दूर चली जाएगी? रीजन के साथ अपना आंसर मुझे बताइए। चलिए, सो ऑफ कोर्स आई वुड हैव रिएक्टेड इन अ सिमिलर मैनर एज द बॉय। मैं अगर यंग थी तब भी मैं ऐसे ही बिहेव करती, अब मैं मैच्योर हो गई तब भी ऐसे ही करूँगी, बिकॉज मेरी लव्ड चीज़ें तब भी बिलव्ड थी और अब भी बिलव्ड ही हैं। If I lose something now, however, if I lose something now, I do not act in the similar manner because I have realized that losses are a part of our lives and we need to move on from them. हाँ, अब बिल्कुल एक ही तरीके से रिएक्ट करा होता, लेकिन बस एक डिफरेंस आया। यार प्यार हम पहले भी, बचपन में भी हम अपनी चीज़ों से इतना करते थे, बड़े हो गए भी अपनी चीज़ों से इतना प्यार करते हैं, लेकिन सिर्फ डिफरेंस इतना सा आता है कि हमें एक चीज़ का समझ आता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें समझ में आ जाती है, हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में समझ में आ जाता है, दैट लॉस इज अनअवॉइडेबल ट्रूथ ऑफ लाइफ। इसको याद रख लो, लॉस इज अनअवॉइडेबल ट्रूथ ऑफ लाइफ, इज इनएविटेबल पार्ट ऑफ लाइफ, कि इसको लाइफ से अलग नहीं किया जा सकता, ये तो होगा ही होगा। तो इतना पछता के आप पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई है, तो इतना पछता के कुछ नहीं होना। व्हाट हैज गॉन, व्हाट इज डन, अब कुछ नहीं हो सकता है। बस ये सेंस समझ में आ गई है, बाकी बुरा तो पहले भी लगता था और अब भी लगता है। However, if I lose something now, I do not act in the similar manner because I have realized that losses are a part of our lives and we need to move on from them। और कुछ भी हो जाए, चाहे बहुत क्लोज रिश्ता भी हमसे अलग हो जाएगा, तो लाइफ वहाँ पे नहीं रुकने वाली है। लाइफ को एक ना एक दिन आगे मूव करना ही होता है। दिस इज ऑल अबाउट लाइफ, लाइफ इज ऑल अबाउट मूविंग। ठीक है, ये बस सीख लिया है और यही डिफरेंस आया है पहले बचपन में और अब के टाइम में। चलिए, सो वेल जस्टिफाइड विद दिस क्वेश्चन। अब हेड करते हैं हमारे आज के लास्ट कैटेगरी, दैट इज लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की तरफ। और इसका पहला क्वेश्चन है, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट फॉर एवरीवन टू एक्सपीरियंस लॉस एंड टू स्टैंड अप आफ्टर इट? ओह, सो लिटरली बहुत ज़रूरी है, मेटाफोरिकली नहीं बोल रही, लिटरली एक्चुअली बहुत ज़रूरी है कि व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट फॉर एवरीवन, एवरी सिंगल पर्सन एग्जिस्टिंग इन दिस यूनिवर्स और इन दिस ग्लोब, लिविंग बींग्स की, ह्यूमन बींग्स की बात करिए। सो इट इज़ utmost important for everyone to experience loss and to stand up after it। और जब तक आप ये नहीं सीखोगे, so life is not about bed of roses all the time। ठीक है, चलिए, so let's immediately head with its answer। It is important for everyone to experience loss and to stand up after it in order to be strong and get on with life। जब तक हम गिरेंगे नहीं तो हम और मजबूत कैसे होंगे? जब तक लॉस नहीं आएगा तो हमें गेन का जो प्लेजर है वो फील नहीं होगा। तो ये फील कराने के लिए, इंसान की लाइफ में एक बैलेंस मेंटेन करने के लिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सपीरियंस लॉस and to become strong and to have that courage to be back with the flow of life। One needs to stay strong no matter how much it hurts inside। Staying strong is the only way to survive। Moreover, one needs to learn to accept and let go and not cling to something that they can never have। तो यहाँ पे सबसे ज़रूरी चीज़ क्या बताई गई है कि ये तो हमें समझ में आ गया कि क्यों ज़रूरी है लॉस को एक्सपीरियंस करना, क्योंकि तब हम उससे फिर से कैसे उसको फेस करते हैं, उससे बाहर आते हैं और लाइफ में मूव करते हैं। ये तो हम कर ही रहे हैं, बट वन नीड्स टू स्टे स्ट्रॉन्गर। हमें सिर्फ बाहर से मजबूत
नहीं होना, दिल को मजबूत करने की कोशिश करनी है, लेकिन अगर दिल नहीं होगा तो बाहर से तो होना ही पड़ेगा। हो सकता है दिल कई बार बहुत सॉफ्ट हार्टेड होते हैं लोग, तो इतने हार्ड नहीं हो पाते हैं, विद टाइम हो जाती हैं चीज़ें, बट इनिशियली नहीं हो पाएंगे। बट हमें अपने आप को बाहर से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है, सो दैट कोई भी एक्सटर्नल फोर्सेस का इफेक्ट हम पे ना आ पाए। क्योंकि वन नीड्स टू स्टे नो मैटर हाउ मच इट हर्ट्स इनसाइड, स्टेइंग स्ट्रॉन्ग इज़ द ओनली वे टू सर्वाइव। क्योंकि जब तक हम बाहर से स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, राइट। तो सर्वाइवल की कॉस्ट के लिए अंदर से बाहर से स्ट्रॉन्ग होना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मोरोवर वन नीड्स टू लर्न टू एक्सेप्ट, और सबसे बड़ी चीज़ हर इंसान को आना चाहिए, हाउ टू एक्सेप्ट। लाइफ ने जो भी उनको लॉस दिया है या जो भी गेन दिया उसको एक्सेप्ट करें होल हार्टेडली, लेट गो एंड नॉट उस पर क्या लटके अटक ही ना जाए, उस चीज़ में स्टक नहीं होना है, बिकॉज लाइफ आगे भी है, बहुत बड़ी है। सो उसको एक्सेप्ट करना है, लेट गो करना है एंड नॉट क्लिंग टू समथिंग दैट दे कैन नेवर हैव। और उसी चीज़ में स्टक हो जाओगे, उस लूप में आ जाओगे कि नहीं वही चाहिए, तो कभी नहीं आ सकती। आपका क्या होगा, लाइफ आगे बहुत बड़ी। सो इट इज़ ऑल अबाउट, कोई लॉस आया है सो यू हैव टू एक्सेप्ट इट, फिर थोड़ा उसको इग्नोर करने की कोशिश करना, आगे मूव करना, उसमें अटकना नहीं है, बिकॉज लॉस्ट जो चीज़ घूम चुकी है वो तो कुछ भी कर लो लौट के नहीं आ सकती। तो आपको ये चीज़ का समझ होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। One should understand that the past is gone and it will never come back. Experiencing loss sometimes help us to grow up and face hardships. और आगे यहाँ पे क्या बोला है कि वन शुड अंडरस्टैंड दैट द पास्ट इज गॉन। हर किसी को ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझनी चाहिए कि जो बीता हुआ, जो बीत गई सो बात गई, गॉन इज गॉन, जो पास्ट है वो चला गया, आप कुछ नहीं कर सकते, एंड विल नेवर कम बैक। एक्सपीरियंसिंग लॉस समटाइम्स हेल्प अस टू ग्रो अप एंड फेस हार्डशिप। जब हम लॉस को एक्सपीरियंस करते हैं तो हम और स्ट्रॉन्ग होते हैं। हम जब गिरते हैं, चोट लगती है, तो हम और मजबूत होते हैं, और हम हार्डशिप्स को, हम लाइफ में ट्रबल्स, चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स को फेस करना सीख जाते हैं। This helps us in breaking all the boundaries into freedom. The poem teaches us a philosophy of life through the loss of a ball. That is, loss is a universal truth in our life. We have to lose something at one point of time. Through the loss of ball, the boy learns real knowledge of the world. आप ये जो concluding paragraph है, जो concluding points लिखे, this is very important and this is actually the gist of this complete answer. तो question में जो हमसे पूछा गया था उसका ये gist है, right? कि this helps, ये जो loss of किसी भी चीज़ का लॉस ऑफ मटीरियलिस्टिक थिंग, लॉस ऑफ इममटीरियल थिंग्स, सो दिस हेल्प्स अस इन ब्रेकिंग ऑल द बाउंड्रीज इनटू फ्रीडम। हम जब मजबूत लॉस से आगे ओवरकम करते हैं और लाइफ में इन चीज़ों को फेस करते हैं और आगे मूव करते हैं, सो this helps us in breaking all the boundaries into freedom. The poem also teaches us a philosophy of life. Life का एक उसूल, एक सिद्धांत सिखा रही है पोम, द बॉल पोम, दैट थ्रू द लॉस ऑफ अ बॉल, की एक बॉल के लॉस से, दैट इज लॉस की क्या सीखा इस बॉल पोम से, लॉस इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ ऑफ लाइफ। लॉस एंड लाइफ आर सिनोनिम्स। वी हैव टू लूज समथिंग। किसी ना किसी पॉइंट पे आके, लाइफ के किसी ना किसी मोड़ पे आके, किसी ना किसी फेस ऑफ लाइफ में कुछ ना कुछ तो हर किसी को लूज करना ही होता है। एंड थ्रू द लॉस ऑफ बॉल, और इस बॉल के लॉस से द बॉय लर्न्स द रियल नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड। जब वो छोटे से बच्चे ने अपनी वो बॉल खोई, एक छोटी सी चीज़, तो उसने लाइफ को, उसने रियल नॉलेज सीखी, उसको रियल समझ में आई what exactly the world is. This is the nature of life. This is the law of loss. ठीक है, चलिए, very well proven. अब हम head towards next question. So next question is, the poem deals with child understanding loss for the first time.
तो पोम ये जो डील कर रही है विद द चाइल्ड अंडरस्टैंडिंग लॉस फॉर द फर्स्ट टाइम, चाइल्ड ने अपनी लाइफ में, बिकॉज बहुत छोटा सा ही तो लिटिल बॉय है, ये छोटा बच्चा, उसने अपनी छोटी सी लाइफ में पहली बार ऐसा देखा है कि उसकी कोई इतनी बिलव्ड चीज़ उससे दूर भी जा सकती है, उससे अलग भी हो सकती है हमेशा के लिए और कभी नहीं मिलेगी. सो हाउ इज दैट पॉसिबल? तो अब बच्चा कुछ सीख रहा है, मैच्योर हो रहा है. ठीक है. सो मैचेस एंड चैंपियनशिप्स टू डील विद द डिफरेंट सेंस ऑफ लॉस. ऑफ कोर्स मैच होते हैं, चैंपियनशिप्स होती हैं, उसमें भी ऐसा कुछ ना कुछ सेंस में लॉस होता है. दे टू डील विद अ डिफरेंट सेंस ऑफ लॉस. एक्सप्लेन हाउ गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर अ गुड वे टू ट्रेन चिल्ड्रन टू टेक लॉसेस इन देयर स्ट्राइड. आपको एक्सप्लेन करना है कि कैसे अलग अलग गेम्स, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होती हैं, वो एक बहुत अच्छा तरीका है बच्चे को ट्रेन करने के लिए, दैट यू हैव टू टेक लॉसेस इन देयर स्ट्राइड. बहुत सही तरीके से बताएं. जब हम डिफरेंट गेम्स खेलते हैं, हम डिफरेंट स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करते हैं, तो वहाँ पे हम कुछ ना कुछ किसी ना किसी से हार जाते हैं, तो वहाँ से हम एक चीज़ सीख सकते हैं. सो दिस इज़ व्हाट इम्पॉर्टेंट लेसन दैट वी हैव टू लर्न, और इसी को हमें यहाँ पे बताना है. चलिए. So matches and championships related to games and sports teach children many things, from team building skills to personality development, and games are important for the many life lesson it gives to children. तो अगर हम देखें, कोई भी हम बोलते हैं ना sports are very good activity, या games you should play games regularly, outdoor sports are very essential. तो क्यों बोला जाता है? Because it not only helps in the physical development but also mental and emotional development. तो एक holistic development करता है बच्चे का. क्या? फिजिकल एक्टिविटीज़ या स्पोर्ट्स, गेम्स, चैम्पियनशिप्स, ये सारी चीज़ें. सो अब क्या क्या स्किल्स सीखता है बच्चा? टीम में कैसे वर्क करना है, तो टीम बिल्डिंग स्किल्स, या हम एक टीम बनाते हैं, टीम ए वर्सेस टीम बी, तो टीम में कैसे रह के हमें खेलना है, टीम में कैसे जीतना है, टीम को कैसे सपोर्ट करना है, ये सारी चीज़ें सीखते हैं. टीम बिल्डिंग स्किल्स टू पर्सनालिटी डेवलपमेंट. स्पोर्ट्स एंड गेम्स आर इम्पोर्टेंट फॉर द मैनी लाइफ lesson it gives to children. One of the most important of these skills is to have true sportsman's spirit who takes all his or her failures in stride. तो इससे जो सबसे important चीज़ जो एक बच्चा सीखता है, that is the true sportsman spirit. तो true sportsman spirit क्या होती है? Who takes all his or her failures in stride. जो हर अपनी गलतियों से, हर अपनी नाकामयाबियों से कुछ ना कुछ सीखता है और कुछ ना कुछ आगे करता है. कि अब मैंने सीखा कि मैं फेल हुआ, या मैं नहीं कर पाया, मैं इतने से चूक गया, अब मैंने इससे सीखा, अब मैं इसको अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा. आई हैव टू ओवरकम माई फेलियर्स, आई हैव टू ओवरकम all my limits, and I have to prove something better and something broader. ठीक है. चलिए. So sports teaches a child that winning and losing is not central to the game. It is enjoying the sports of the game. कि sports हमें क्या सिखाता है कि क्या ज़रूरी होता है, हारना या जीतना ये ज़रूरी नहीं होता. ज़रूरी ये होता है how well you enjoy the game. Even if one loses a match, one doesn't leave a sport for the lack of confidence. अगर आप हार भी जाते हो मैच, so one doesn't leave a sport. आप किसी स्पोर्ट को छोड़ते नहीं हो कि आप में कॉन्फिडेंस नहीं, आप इसको खेल ही नहीं पाओगे. No, it's not about that. One learns from this loss and practices to better oneself. तो वो इंसान सीखता है कि मैं क्यों नहीं कर पाया आज, मैं क्यों इस चीज़ से हार गया, मैं क्यों उस चीज़ से थोड़ा सा रह गया, तो उस पर और वर्क करते हैं, and then they try to prove better. It teaches children to move on from the losses. और सबसे बड़ी चीज़ वो गेम्स, स्पोर्ट्स, चैम्पियनशिप्स, ये सारी एक्टिविटीज़ ही होती हैं जो एक बच्चे को सिखाती कि लाइफ में लॉस आएंगे. आप ऐसा नहीं वन टाइम खेला और वन टाइम में ही चैम्पियन हो गए. हो सकता है एक बार जीतेंगे, दो बार जीतेंगे, तीसरी बार हार जाएंगे, एक बार हारेंगे, दो बार हारेंगे, तीसरी बार हो सकता है जीत जाएंगे. कुछ भी केस हो सकता है. बट what is very important कि losses तो inevitable part of life है, वो तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन उससे आपको डरना घबराना नहीं है. उन losses से आपको ओवरकम करना आना चाहिए अपने आप को, और आगे मूव करना, और ऐसे मूव करना कि हम आप टॉप पे जाएं. सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन, एंड आई होप इट इज़ वेरी वेल जस्टिफाइड. एंड विद दीज वर्ड्स वी कम टू कंप्लीट डिस्कशन ऑफ ऑल द क्वेश्चन बेस्ड ऑन योर DPP ऑफ द बॉल पोम. आई होप सबको बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चन के आंसर्स जस्टिफाई हो गए हैं.
फिर से मैं वही बात को रिपीट करूंगी कि यस, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में बच्चों को डिफिकल्टी आती है आंसर को फ्रेम करने में, ड्राफ्ट करने में, पॉइंट्स को इलाबोरेट करने में, रीजंस लिखने के लिए। सो जिसको ज़्यादा डिफिकल्टी आ रही है, बेस्ट सजेशन हमेशा के जैसा यही रहेगा कि लॉन्ग आंसर्स को 5-5 बार एक नोटबुक पे लिख लीजिए। एक ही नोटबुक बनाना इंग्लिश की जिसमें सारे डीपीपी सॉल्व करें, बिकॉज ये सारे क्वेश्चंस जो वही हैं जो कहीं ना कहीं आपके प्रीवियस या बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए हैं। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में से आते हैं, ठीक है। तो इन सारे क्वेश्चंस को शॉर्ट में तो इतनी मेहनत नहीं लगती, लॉन्ग में ज़रूर लगती है, इनका वेटेज भी ज़्यादा होता है, फ्रूट्स भी ज़्यादा मिलते हैं। तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट आपको करने पड़ेंगे। 5 बार टेक इट एज एन इम्पोजिशन, और जो आंसर नहीं अच्छे से ड्राफ्ट कर पाए हो तो उनको 5-5 बार लिख लीजिए। बेस्ट रेमेडी, ठीक है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। कुछ बना नहीं आंसर, कोई अच्छे से नहीं बना, कोई बिल्कुल गलत था, उससे हार नहीं मानना, बिकॉज लॉस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। आपको लॉस को एक्सेप्ट करना है, उसको लेट गो करना है और उससे ओवरकम करना है और बेस्ट प्रूव करना है। दिस इज द सिंपल रेमेडी दैट दिस बॉल पोएम एंड आई पर्सनली टीच यू, ठीक है। चलिए, विद दीज वर्ड्स आई शैल टेक यू लीव नाउ, और मिलेंगे अब चैप्टर 4 के डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में। टिल देन बाय बाय एंड डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स।